चलो, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले कंप्यूटेशन लाइबिलिटी एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। सुना। अभी बेटा यहाँ पे जब लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे ना, जहाँ पे 115 बीएससी नहीं था, तो वो टाइम पे अपने को क्या था कि अपने पास एक ही रिजीम था जो डिफॉल्ट था, बट अभी वो क्या है आपका ऑप्शनल। क्या आपका ऑप्शनल? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। क्या बोलते हैं? ऑप्शनल टैक्स रिजीम, बराबर। अभी मेरे को एक चीज बोलो, आज अपने पास अभी दो टैक्स रिजीम है। पहला कौन सा आपका? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। दूसरा कौन सा आपका? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर अपने को 115 बीएससी फॉलो करना है, और जहां से मैं शिफ्ट आउट कर दूंगा फ्रॉम दी 115 बीएससी, फ्रॉम दी 115 बीएससी, मतलब मेरे को ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करना है। अभी सर यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। क्या दिया अपने को? इसका मतलब क्या मालूम है कि सर अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, तो अपने को दोनों मेथड से टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है, और फिर उसको ये बताना है असेस को कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए क्या है अच्छा, उसके लिए क्या है अच्छा। तो अपने को 115 बीएससी और ऑप्शनल टैक्स रिजीम दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, बट सबसे ज्यादा आपको 115 बीएससी आना चाहिए, बराबर। उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है कि जो अप टू 3 लाख तक नेल है, 3 to 7 लाख। पहले कितना था? 6 लाख, अभी कितना होगा? 7 लाख। तो वो भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। सुना, इसके अंदर जब भी आप ये चैप्टर देख रहे हो तो आपको पूरा टैक्स आना चाहिए, बाकी ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपको पूरा टैक्स आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो आप तभी ये वीडियो देखो जब आपको पूरा चैप्टर आ रहा है। सुनो ध्यान से, अपन एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1। मिस्टर ए एजड 32 years is employed with XYZ Private Limited on a basic salary of 50,000 per month. He has received transport allowances of 15,000 per month and house allowances of 20,000 per month from the company फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। यानी उसने जो स्टार्टिंग का डिटेल दिया वो किसका दिया? सैलरी। किसका दिया अपने को? कि उसको महीने का पगार कितना मिल रहा है? 50,000 पर मंथ। साथ में उसको क्या मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज। अगर अपन ने ट्रांसपोर्ट अलावेंसेज पढ़ा है तो डिसेबल के लिए एग्जाम कितना था? 3,200 पर मंथ। अगर तुम ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको 70% ऑफ सच अलावेंसेज और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर एग्जाम था। पर अगर आप दोनों में फॉल नहीं करते हो तो आपके लिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हाउस रेंट अलावेंस ऑफ 20,000 पर मंथ, यानी उसको एचआरए कितना मिला? 20,000 पर मंथ। अभी जो हम लोग बात करेंगे बेटा, मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में इसका क्या ट्रीटमेंट है और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ट्रीटमेंट क्या है। तो जब भी आप सेक्शन 115 बीएससी फॉलो करोगे तो आपको हाउस रेंट अलावेंसेस का एग्जेम्पशन मिलता नहीं है। वहां पे पूरा का पूरा एचआरए क्या हो जाता है? टैक्सेबल। क्या हो जाता है? टैक्सेबल। बट जब आप बेटा अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1013 ए, एक्चुअल एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी। उसके बाद मूविंग फर्दर आगे लिखा फॉरेन एकोमोडेशन इन दिल्ली। दिल्ली क्यों दिया है? क्योंकि अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करोगे तो आपको वहां पे 50% ऑफ सैलरी कंप्यूट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आते हैं मिस्टर ए हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ 2,10,000 फॉर अ हाउसिंग लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई। उसने मुंबई में घर बनवाया और घर का इंटरेस्ट कितना पे किया? 2,10,000। The construction of the house is completed in the March 2025 and his parent live in that house। यानी कंस्ट्रक्शन खत्म कभी हो गया? 25। कहना ऐसे बेटा 24-25 में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया और उसके अंदर उसके पेरेंट्स रह रहे हैं। अदर इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। बेटा ये डिडक्शन कहां पे मिलता है? एटीसी में। बट याद रखना 115 बीएससी में आपको एटीसी से लेके ए टू यू तक के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली 3 सेक्शन को छोड़ के एटीसीसीएच2, एटीसीसीडी2, एटीजेजे, ये 3 डिडक्शन आपको 115 बीएससी में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CCD। बेटा ये वो क्या बोल रहा है कि उसने 80CCD में क्या किया है सर? इन्वेस्टमेंट। क्या किया है? और ये पेंशन स्कीम का तो इसका भी डिडक्शन कहां मिल जाएगा? 80CCD में।
पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ फादर हु इज अ एज ऑफ 65, कितना पे किया 55,000। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि सर अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट जिसका अपन वो पेरेंट्स है और उसका अपन ने मेडिकल प्रीमियम लिया है तो आपको 50,000 तक डिडक्शन मिलता है। तो अपने यहाँ पे कितना 55,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा 50,000 अंडर 80D, डी मतलब दवा एंड दारू बराबर। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, बेटा अभी एक ऊपर देखते हैं तो ए का उम्र कितना है 32 ईयर्स, इसका मतलब कहना है इसे ए 60 साल से कम का है। तो उनके लिए क्या बोला है कि अगर सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन एक ग्रुप है बराबर, उसमें कोई भी सीनियर नहीं है तो आपको मैक्सिमम 25,000 तक मिलता है। कितना मिलता है मैक्सिमम 25,000। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द AY 25-26 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। व्हेनेवर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कि मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, तो आपको दोनों तरीके से क्या करना है, सॉल्व क्या करना है। नाउ इट्स अप टू यू, या तो आप क्वेश्चन को दोनों पार्ट में सॉल्व कर दो या फिर आप डिफरेंस के हिसाब से एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो बराबर। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो बिंदास कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा वी विल सॉल्व विद द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, उसके बाद अपन कुछ एडलेस करके क्या लेके आएंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का, यस और नो। क्योंकि बेटा आप दोनों बार अगर क्वेश्चन करोगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा बट टाइम कंज्यूम है, इसलिए मैं आपको फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर वही बोल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट क्या आना चाहिए 115 BSc आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर ए for the assessment year 2025-26। पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट सुनना, जैसे अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, चलिए सबसे पहला अपना कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे हम लोग आते हैं सर, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग सर, सबसे पहला बेसिक सैलरी कितना आपका 50,000 पर मंथ, तो 50,000 इंटू 12, बेसिक सैलरी 6 लाख। उसके बाद में सर फिर आपको दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, अपने वाले केस में क्या है सर, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। चलिए ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस आपको कितना दिया हुआ है सर, 20,000 पर, सॉरी 15,000 पर मंथ। तो यहाँ पे आता है 15,000 इंटू 12, 1,80,000। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है हाउस रेंट अलावेंसेस, हाउस रेंट। अरे बेटा ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर आपको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। तो हम लोग काम करते हैं, इसको कहां पे लिखते हैं, नोट नंबर 1। कहां पे लिखते हैं, नोट नंबर 1। ये सुना ध्यान से, नोट 1 में क्या लिखेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंसेस, हाउस रेंट अलावेंसेस, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, HRA। अभी आप पूरे आंसर के अंदर HRA यूज कर सकते हो, पूरा आंसर मतलब इवन 100 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आप HRA यूज कर सकते हो। सबसे पहला सर अपना क्या होता है, HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूंगा तो बेटा उसको कितना HRA दे रहे अपन, 20,000 इंटू 12 कितना आएगा, 2,40,000, 2 लाख माइनस
इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। तो यहाँ पे बोला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। पहला कौन सा है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना आपको 2,40,000। दूसरा बेटा आपका आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ। चलिए क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वो रेंट कितना पे कर रहा है सर, ही हैज पेड अ रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ। तो मेरे को बोलो 25,000 इंटू 12 कितना होता है, 3 लाख। अभी 10% निकालेंगे, फिर वो दिल्ली में रह रहा है, मतलब अपन कितना चेक करेंगे, 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे आता है 50% ऑफ सैलरी, कोई दिक्कत है। चलिए अभी बेटा हमको कंप्यूट क्या करना है, सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं सर सैलरी। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो अपने को खाली क्या दिया है, बेसिक सैलरी क्या दिया अपने को, प्लस DA इन टर्म्स अपने को दिया हुआ नहीं है, और प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ कमीशन वो भी दिया हुआ नहीं है। अभी बेटा बेसिक सैलरी कितना आपका 50,000 है इंटू 12, प्लस DA नहीं है और ये भी नहीं है, कितना आ जाएगा 6 लाख। तो यहाँ पे आपका 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा 60,000, और बाहर कितना आएगा 2,40,000। 50% ऑफ सैलरी कितना आ जाएगा 3 लाख। कितना आ जाएगा बेटा, तीनों में से लोअर कौन है, 2,40,000। तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। देयरफॉर टैक्सेबल HRA कितना आएगा, 0। कितना आएगा, एग्जाम में आप इसको हाईलाइट यानी सर्कल कर सकते हो ताकि वो क्वेश्चन वाला सीधा आपका आंसर ये देखे, ठीक है। चलो ऊपर बेटा कितना आ जाएगा, 0, कोई दिक्कत है अपने को। अभी आगे देखो सर पूरा खत्म हो गया, फिर कौन सा स्टार्ट हुआ आपका, हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा हुआ आपका, अभी आपका सैलरी हेड का हो गया। चलो अभी टोटल मारो इसका, 7,80,000, 7 लाख। ये तुम्हारा क्या आ गया, ग्रॉस सैलरी। क्या आया, ग्रॉस। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा आता है, 16(1)(a), दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। ऑप्शनल टैक्स इजी में बेटा 50,000 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो 75 मिलेगा। इफ यू ऑप्टेड ऑप्शनल टैक्स रिजीम तो आपको कितना मिलेगा, 50,000। यानी चेंजेस कहाँ पे है, 115 BAC में। चलिए माइनस करो, आपको बाहर कितना लिखना है, 7,30,000। वो दिक्कत है अपने को। अभी दूसरा वो क्या बोल रहा है कि सर हमारे पास दूसरी इनकम कौन सी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसने घर बनाया और घर का इंटरेस्ट कितना पे किया, 2,10,000, 2,10,000। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे सर कि वो सीधा आपका क्या आएगा, जैसे बेटा अपना NAV क्या होगा, SOP का नील, उसमें से सीधा माइनस कर देते हैं 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अभी बेटा टोटल कितना है, 2,10,000, बट SOP में आपको मैक्सिमम कितना मिलता है, 2 लाख। तो ये 2 लाख मैंने माइनस किया, बाहर नेगेटिव कितना आ जाएगा। मैंने बाहर लिखने का रीजन क्या है कि सर हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस होता है वो हम लोग सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। फिर बेटा जो आपका अमाउंट आएगा दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगा, ग्रॉस। चलिए कितना आता है, 5,30,000। चलिए इसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन, या वी कैन से डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, फ्रॉम अ ग्रॉस टोटल इनकम। बराबर, सुना ध्यान से बेटा, अपने पास 80C है, अपने पास 80CCD है, और अपने पास 80D है, 80D है। सुना ध्यान से, या सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। मेरे को एक चीज ये बोलो सर, कंट्रीब्यूशन टू PPF कहाँ पे आता है, 80C। कहाँ पे आता है, तो अगर मैं 80C में मैक्सिमम हम लोग क्लेम कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख। फिर बेटा 80CCD में हम लोग क्लेम कितना करते हैं, 50। कितना करते हैं, बट बेटा एक सेक्शन आता है 80CCE, वो क्या बोलता है, 80C प्लस 80CCD1 एंड प्लस 80CCC बराबर, यस और नो। ये तीनों मिलके हमेशा 1.5 लाख से क्या होना चाहिए, कम। क्या होना चाहिए। तो बेटा अगर मैं 80CCD यहाँ पे एक काम करता हूँ,
इसको मैं कहाँ पे क्लेम करता हूँ, 80CCD1B। कहाँ पे करते हैं, 1B, क्योंकि 80CCD के अंदर 3 सेक्शन है, 80CCD1, 80CCD1B एंड लास्ट 80CCD2। तो अगर मैं इसको 1B में क्लेम कर लूंगा, क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पे क्लेम करूंगा तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख, कितना हो गया। बट एक सेक्शन आ जाएगा 80CCE, वो क्या बोलता है कि सब मिला के 1.5 लाख से ज्यादा होना, तो मेरा 50,000 लिया हुआ भी काम नहीं आएगा, यस और नो। तो इसके लिए 80CCD1B में हम लोग क्या कर देंगे, क्लेम क्या कर देंगे। तो बेटा अभी मेरे को बोलो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका सर, 80C डिपॉजिट इन PPF, डिपॉजिट इन कितना मिल जाएगा, पूरा का पूरा 1.5 लाख। अभी इसको मैं क्लेम कहां पे कर दूंगा, 1B बराबर कंट्रीब्यूशन, क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन सिस्टम स्कीम, कितना है। अरे बेटा 80D के अंदर पहला है मेडिक्लेम ऑफ फादर, कितना मिलेगा, इसका आपको नोट लिखना पड़ेगा, यस और नो। एंड दूसरा बेटा मेडिक्लेम ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, कितना आ जाएगा, दोनों का बेटा आपको नोट लिखना है, यस और नो। चलिए बाहर कितना आ जाएगा, 75, यस और नो, माइनस कर दो, आपका आ जाएगा टोटल इनकम 2,55,000, यस और नो, यस सर। अभी क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, क्या निकालना आपको, सबसे पहले आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है, बराबर, सुना ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द AY 25, 26, 25 बराबर। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। सबसे पहला याद रखना, जब भी आप टैक्स निकालते हो, एक हैबिट डालो कि मेरे को पूरे क्वेश्चन में देखना कहीं फ्लैट रेट वाली इनकम तो है नहीं है। तो मैं ऊपर जाऊंगा तो बेटा अपने पास सैलरी है, कोई फ्लैट वाली नहीं है। दूसरा हाउस में लॉस था, बराबर, कोई भी इनकम फ्लैट रेट वाली नहीं है। इन पे सीधा अपन 2.5 लाख अप्लाई करेंगे, क्योंकि मिस्टर ए का उम्र कितना है, 32 साल, कितना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर, अप टू 2,50,000 क्या आएगा, नील। अभी 2,50,000 से लेके बेटा अपने को कहां तक जाना है, 2,55,000, यानी जो बैलेंस 5,000 है उस पे कितना आएगा, 5%, कितना आएगा, 250। टोटल कितना हुआ। अरे बेटा मेरे को इसका इनकम 5 लाख से कम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से कम है तो आपको क्या मिलता है, रिबेट, क्या मिलता है आपको। यहाँ पे लेस हम लोग कर देंगे सर, रिबेट अंडर सेक्शन 87A लोअर ऑफ, पहला जितना टैक्स पेबल आ रहा है और दूसरा 12,500 विच एवर इज। तो बेटा अपना टैक्स 250 आ रहा है तो उसको लोअर आ जाएगा 0, बराबर। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है, यस और नो। तो आपको बेटा बकायदा रिबेट के लिए भी नोट नंबर 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे अपन, सिंस इन द गिवन क्वेश्चन टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख, देयरफॉर रिबेट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 87A। इज इट क्लियर नॉट, यस सर। ये जो अपना सॉल्यूशन आया, ये कैसे आया बेटा, बेस्ड ऑन ऑप्शनल टैक्स रिजीम, बेस्ड ऑन ऑप्शनल टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या है अपना सॉल्यूशन, बराबर। अभी मेरे को बोलो सर, अभी क्वेश्चन है तो ये बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, इन अ मोस्ट बेनिफिशियल। तो अभी बेटा हम लोग सॉल्व एक तरीके से और करना पड़ेगा, दैट इज कौन सा आपका, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, कौन सा आपका। तो बेटा दूसरा पार्ट कंप्यूटेशन of total income of Mr. A for the AY 25-26 under
डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC। सुनना बट सुना, अभी मेरे को बोलो सर, सबसे पहला देखो, अभी बहुत दिमाग से अपन देखेंगे या सोचेंगे। अपना टोटल इनकम कितना है? 2,55,000, 2,55,000। बेटा 115 BAC के अंदर आपको डिडक्शन खाली तीन ही मिलता है, 80 CCD2, 80 CCH2, 80 JJAA। इसको छोड़ के आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो नाउ द माई क्वेश्चन कि सर ये तीनों क्या 115 BAC में मिलता है? तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को वापस तीनों ऐड करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं अपन, स्टार्ट कहां से करते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल। तो मैं यहां पे लिखता हूं सर ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, बराबर एज पर ऑप्शनल टैक्स। कितना दिया है सर? 5,30,000, 5 लाख। कोई दिक्कत है अपने को? अभी मेरे को एक चीज ये बोलना सर, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट, अभी वहां पे ऐसी चीजें देखो जो 115 BAC में नहीं मिलता। सबसे पहला मेरे को बोलो HRA का जो अपन ने एग्जेम्पशन कितना क्लेम किया सर? 2,40,000। ये मैं नहीं देख रहा, मैं एग्जेम्पशन देख रहा हूं, बराबर। क्या वो एग्जेम्पशन 115 BAC में मिलता है कि नहीं मिलता है? तो यहां पे मैं वापस ऐड कर लूंगा सर एग्जेम्पशन ऑफ HRA, एग्जेम्पशन ऑफ HRA अंडर सेक्शन 10(13)A, बराबर। चलो कितना है बेटा? 2,40,000, 2 लाख। दूसरा मेरे को बोलो सर, जो HR सैलरी के अंदर 115 BAC के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 मिलता है और आपने ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कितना लिया है? तो कुछ अपने को ज्यादा बेटा दिमाग नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, अंडर कौन सा? उसको बेटा कहना है, इसे मैं ऐड कर लेता हूं और माइनस कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस। क्या कर दूंगा? माइनस। समझा आपने को? पूरा पूरा डिफरेंस तो भी आया बराबर। यस सर, 50,000 ऐड कर लिया, यानी मैंने ऑप्शनल टैक्स रिजीम का अमाउंट ऐड कर लिया और मेरे को चाहिए क्या सर? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का 70 माइनस करना, मैंने माइनस कर दिया। यस और नो? अरे बेटा बाकी कोई भी चीज एज पर लॉ ही है अपने पास, यानी ऊपर आप जब भी कोई देखोगे। चलो ये वाला काम अपना हो गया। हाँ, सेकंड जो हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? इंटरेस्ट क्या है? वो अपने को 115 BAC में मिलता नहीं है, मिलता। तो बेटा यहां पे हम लोग ऐड कर लेंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 2 लाख। चलो सब कुछ ऐड कर लो, आपको टोटल इनकम आ जाएगा, सॉरी आपका आंसर आएगा 9,45,000। यस और नो? कोई दिक्कत है अपने को? पक्का समझा अपने को? चलो अप टू 3 लाख क्या आएगा? 3 लाख टू 7 लाख टू 10 लाख, बट अपने को कहाँ तक जाना है? 9,45,000। कितना डिफरेंस?
इस पे कितना आएगा 10%। फिर आपका बेटा अभी याद रखना इसमें भी अपने को रिबेट मिलता है, बट रिबेट कभी जब आपका इनकम 7 लाख से क्या हो कम, क्या हो कम। बट यहाँ पे इनकम आपका 9,45,000 तो आपको रिबेट मिलने वाला नहीं है। ऐड हो जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका आंसर आएगा 46,280। बेटा अपने को उसको क्या देना है, एडवाइस क्या है ना अपने को, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंस मिस्टर ए should follow optional tax regime that is shifting out from PAC since yes or no, टैक्स लायबिलिटी का आपका मिनिमम। इज इट क्लियर नॉट? तो आपको वैसा कुछ डिफरेंस निकालना है, और आपको इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 115 बीएससी अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कौन सा डिडक्शन 115 बीएससी में मिलता है, कौन सा उसमें नहीं मिलता। ये आपका कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। बेटा जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये अपने को पूरे अच्छे से करने हैं, ठीक है? सुनो ध्यान से। और ये आपके रियल फेस है, जो आपको एग्जाम में 15 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ये टाइप में आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? सुनो ध्यान से। इसमें बेटा मोस्ट ऑफ आपका कनेक्शन किससे रहेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए, डॉक्टर निरंजना अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजड 60 ईयर्स, यानी बेटा ये कौन है, सीनियर सिटीजन। यानी यहाँ पे वो इसलिए लिखा है ताकि आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना आएगा, 3 लाख। कितना आएगा, 3 लाख। इज रनिंग अ क्लिनिक इन सूरत, यानी बेटा वो अपना क्लिनिक कहाँ पे स्टार्ट है, सूरत में। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 इज एज अंडर, इज एज अंडर। अपने को क्या दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बराबर। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट साइड में आते हैं। पहला लिखा हुआ है रेंट पेड। अभी एक चीज ध्यान रखना, इनकम साइड कौन सा है, एक्सपेंस साइड कौन सा है, वो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड चीज आपको ये भी देखना है कि सर वो रेंट पे किया है, तो बेटा अभी रेंट पेड है, मतलब वो कहां पे आया रहेगा, एक्सपेंस साइड। कहां पे आया रहेगा, तो इसको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मत मान लेना, बराबर, यस और नो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, खर्चा। क्या है तुम्हारा, अगर कहां पे लिखा हो सैलरी पेड, तो बेटा वो आपका एक्सपेंस है, उसको सैलरी हेड में लेके मत जाना। तो यहाँ पे लिखा है रेंट पेड includes 30,000 paid by check towards rent for her residential house in सूरत। यानी उसने क्या बोला है कि सर जो रेंट पेड है ना, उसके अंदर 30,000 अमाउंट ऐसा है जो अपन ने किसके लिए पे किया है, रेसिडेंशियल हाउस के लिए, जो में कहाँ पे वो रहती है, सूरत में। तो मेरे को बोलो ये खर्चा पर्सनल है कि बिजनेस का खर्चा है, ये पर्सनल खर्चा है, और पर्सनल खर्चे को हम लोग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते नहीं है। तो ये खर्चा तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। और डिसअलाउड मतलब हम लोग क्या कर देंगे, एड बैक टू द प्रॉफिट, एड बैक टू द प्रॉफिट। उसके बाद लिखा हुआ है क्लिनिक इक्विपमेंट्स आर, यानी क्लिनिक इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है कि सर 1 अप्रैल 24 को ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना था, 5 लाख, एंड 7 दिसंबर 2024 को हमने एक और क्लिनिक इक्विपमेंट परचेज किया बाय चेक 2 लाख। तो ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि सर आपको इस पे क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन। क्या निकालना है आपको, डेप्रिसिएशन आपको कंप्यूट करना है। तो अभी मेरे को सबसे पहले एक बार ये भी चेक कर लो कि क्या डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है, आंसर इज नो। तो अपन ने सेक्शन 32 के लास्ट में एडजस्टमेंट लिखा हुआ था कि अगर आपको डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिया है और आपको एडजस्टमेंट में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे हम लोग, अगर सर दोनों जगह दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला ऐड करते हैं और एडजस्टमेंट वाला माइनस करते हैं। तभी बेटा हम लोग क्या निकालेंगे सर, डेप्रिसिएशन 5 लाख पे निकाल दो 15%, कहाँ पे आएगा 75,000। और ये अपन ने परचेज कभी किया 7 दिसंबर, मतलब हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा।
4 अक्टूबर या उसके बाद में आपने परचेज किया तो हाफ लग जाएगा, 4 अक्टूबर के पहले लग गया तो फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा 7.5%। कितना आएगा? तो आपका टोटल डेप्रीशिएशन कितना बनता है? 90,000। उसके बाद रेंट रिसीव्ड रिलेट टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव रिलेट टू, बेटा अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रेंट, मतलब ये अभी इनकम साइड की क्या कर रहा है बात। वो क्या बोलता है, जो भी रेंट रिसीव है वो हाउस प्रॉपर्टी का है, जो सिचुएटेड कहां पे है? सूरत में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आपका? 27,000। The municipal tax of 2000 paid in December 24 has been included in administrative expenses। जो अपन ने म्युनिसिपल टैक्स क्या करा है पे, क्या किया अपन ने, वो हमने कहाँ पे ऐड कर दिया सर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मेरे को बोलो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स पे करता हूं तो वो बिजनेस हेड का चीज है कि हाउस प्रॉपर्टी का है? और उसने गलती से कहां पे लिख दिया है? बिजनेस साइड के एक्सपेंस साइड में। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि डेबिट साइड से कुछ भी हटाना है क्या करेंगे? ऐड। क्रेडिट साइड कुछ भी हटाना है क्या करेंगे? तो मेरे को बेटा यहां से वो 2,000 रुपया हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड या लेस? ऐड कर देंगे। यानी ये आपका बिजनेस साइड में खर्चा लिखने को अलाउड नहीं है। यस और नो? और रेंट रिसीव देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 27। सुनना विधान से एक और फर्क मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेटा बाय रेंट कितना लिखा है? तो 27,000 ये कहां पे आता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम। अभी बेटा मेरे को एक चीज बोलो, यहाँ पे लिखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी कितना दिया है? तो बेटा कोइंसिडेंटली आपका रेंट भी कितना है? 27,000, और आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी कितना है? अगर सपोज यहाँ पे 27 वैल्यू नहीं दे, कितना होता? 30,000। कितना होता? तो बेटा मैं बिजनेस हेड से माइनस कितना करूंगा? 27। कितना करूंगा? क्योंकि बेटा बिजनेस हेड के कॉलम में कितना लिखा हुआ है, तो जितना लिखा है उतना ही माइनस करना है, उससे ज्यादा माइनस करना नहीं है। तो आपको मेरे को बोलो बिजनेस हेड के क्रेडिट साइड में कितना लिखा है? 27, बट यहां से 27 माइनस कर दूंगा, बट जब मैं हाउस प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लेंगे? 30,000। समझा आपने को? ये तो कोई इंसिडेंटली दोनों कितना आपका? 27,000। तो अपन क्या करते मालूम है? कोई भी 27 ले लो, आंसर सेम आ जाएगा। बट अगर आपका जीएवी चेंज दिया है तो आपको वो जीएवी वहां पे लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ फ्रॉम द फुल क्योर हॉस्पिटल। यानी वो क्या बोल रहा है कि सर उसको क्या मिल रहा है? सैलरी क्या मिल रहा है उसको? which has not been included in the consultation and medical charges। यानी वो क्या बोलता है कि सर ये वाला जो इनकम है ना इसमें इंक्लूड नहीं है। बेटा ये इनकम तो कौन सा? बिजनेस का। कौन सा है? तो इसमें वैसे भी सैलरी हेड का इनकम इंक्लूड नहीं होता, और अगर उसने इंक्लूड नहीं किया है तो उसने बहुत बढ़िया काम किया, बराबर। तो ये पूरा का पूरा इनकम हम लोग सीधा कहां पे लेके जाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर निरंजना अवेल्ड अ लोन ऑफ ₹5,50,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। शी रीपेड अ प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ 55,000। अगर बेटा कोई भी आपने एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे किया है तो आपको डिडक्शन कहां पे मिलता है? 80E। ई मतलब एजुकेशन, और वहां पे डिडक्शन प्रिंसिपल का मिलता है कि इंटरेस्ट का मिलता है? तो इसने इंटरेस्ट कितना पे किया है, और वो भी बेटा किसको मिलेगा? ऑप्शनल टैक्स रिजीम को, बराबर डिफॉल्ट वाले को मिलेगा। शी पेड 1 लाख एज अ ट्यूशन फीस नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट एंड डोनेशन एट टू द यूनिवर्सिटी फॉर द फुल टाइम एजुकेशन ऑफ अ डॉटर, बराबर। उसने बेटा क्या पे किया है? ट्यूशन फीस। क्या पे किया है? तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन कहां पे मिलता है? 80C। कहां मिलता है? 80C। An amount of 28,000 has also been paid by check on 27 March 25 for her medical insurance premium। उसने बेटा अपना क्या निकाला? इंश्योरेंस। क्या निकाला अपना? और उसने कितना पे किया? 28,000। तो बेटा अभी वो सीनियर सिटीजन है तो वहां पे लिमिट कितना आता है? 50,000। दोनों में से लोअर कौन है? तो उसको पूरा 28,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम डॉक्टर श्रीमती निरंजना for the AY 25-26 under the default tax regime and as per the normal provision of the act, as per the। बेटा क्वेश्चन में आपको खाली क्या बोला है? टोटल इनकम निकालना है, तो अपन ज्यादा डेढ़ होशियारी मार के टैक्स निकाल के मत आना। यस और नो? तो आपको कहां तक करना? जितना क्वेश्चन पूछता, जितना क्वेश्चन। चलिए अभी एक बार अपन प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, क्रेडिट साइड में जाते हैं। अभी याद रखना जो बिजनेस का इनकम है
जिसको हटाना नहीं है तो उसको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट, पहला आपका कौन सा बिजनेस का है तो उसको कुछ भी करने की जरूरत, दूसरा कौन सा इनकम टैक्स रिफंड कौन सा है, तो बेटा ये अमाउंट कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम, और वहां पे इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्सेबल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट टैक्सेबल होता नहीं है। ये अपन ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड विल बी टैक्सेबल इन आईएफओएस, नॉट अ प्रिंसिपल, नॉट अ, बट बेटा अपन ने बिजनेस हेड में कितना लिखा है 5450, तो मेरे को यहां से हटाना भी कितना है 5450, जितना हटाना है पूरा हटा, यहां से 5450 हटा दूंगा और आईएफओएस में खाली इंटरेस्ट लेके जाऊंगा, बराबर, यस और नो। उसके बाद लिखा है डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स, ये भी किधर का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पे रखना है कि हटाना है, तो यहां से कितना हटाएंगे 10,500, और जब भी क्रेडिट साइड की चीजें हटानी है हम लोग क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं हम लोग, विनिंग फ्रॉम अ गेम शो ऑन टीवी, नेट ऑफ टीडीएस कितना आपका 15,000, तो बेटा वो क्या बोलता है कि सर उसने विनिंग किया था उसका नेट अमाउंट कितना आया 35, हमने टीडीएस कितना काटा था, तो उसने टोटल जीता कितना था, तो बेटा बिजनेस हेड में कितना लिखा हुआ है, तो यहां से हम लोग रिमूव भी कितना करेंगे, और ये अपन जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हमेशा ग्रॉस वैल्यू कैसे करते हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 35,000 से रिकॉर्ड करना है कि 50,000 से रिकॉर्ड करना है, 50,000 से हम लोग क्या कर देंगे रिकॉर्ड, क्या करेंगे हम लोग, इज इट क्लियर। चलिए तो ये आपका, और आई ये कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी एक बार बेटा आते हैं डेबिट साइड के अंदर, मैं जो बिजनेस के एक्सपेंस है उनको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पहला मेडिसिन कंज्यूम, बिजनेस का कुछ नहीं करना है। दूसरा आपका कौन सा है सर, स्टाफ सैलरी, बिजनेस का कुछ नहीं करना है। तीसरा आपका कौन सा है सर, क्लिनिक कंज्यूमेबल, बिजनेस का कुछ नहीं करना है। रेंट पेड हो गया, उसका एडजस्टमेंट ये भी हो गया। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, इसने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर क्या दिया है, डोनेशन क्या दिया है, तो मेरे को एक चीज बोलो, ये भी बिजनेस का अलाउड एक्सपेंडिचर है। अगर आपने क्या फॉलो किया, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स फॉलो करते हो तो आपको इसका डिडक्शन मिलता नहीं है। रेस्ट ऑफ द ऑल थिंग्स आर सेम, इज इट क्लियर नॉट। चलिए अभी बेटा हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सुनो ध्यान से। यही समझो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं, एग्जाम में दिखते हैं, सुना भी ध्यान से। सबसे पहला हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल का है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम डॉक्टर निरंजना for the AY 25-26 under shifting out from 115 BAC। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर अपने पास 4 हेड दिए, पहला सैलरी उसको मिल रहा था, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी दिया है, तीसरा आपको बिजनेस दिया, चौथा कैपिटल को छोड़ के 4 दिया है। तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद में कुछ लाइन छोड़ के उतना एक्सेल लाइन छोड़ दो, दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद कुछ लाइन हम लोग छोड़ के लिखेंगे सर, तीसरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
फिर कुछ लाइन छोड़ के हम लोग लिख देंगे सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सोर्स। सुना। अभी सबसे पहला मेरे को एक चीज बोलो, सबसे पहला आपको क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट। क्या दिया आपको? क्वेश्चन में जाएंगे, अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,40,400। तो यहाँ पे आते हैं 4,40,400। अभी बेटा कुछ ऐड होंगे और कुछ क्या होंगे? माइनस। क्या होंगे? माइनस। पर आप सुने ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? एडजस्टमेंट। क्या देखते हैं हम लोग? एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है सर रेंट पेड आपका 30,000। क्या आपका? अभी एक चीज मेरी और सुनना कि अगर आपका रेंट पेड कितना है बेटा? 30,000। अभी ये मैं किसका पे कर रहा हूं? टूवर्ड रेंट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। तो अपना एक सेक्शन डिडक्शन है 80 वो क्या बोलता है? अगर आप भाड़े के घर पे रहते हो, भाड़े घर पे, तो आपको 80 में क्या मिलता है? डिडक्शन। क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको? ये बेटा अभी बट तो भी इसको रिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ देखो, अगर मैं भाड़े के घर में रह रहा हूं, मैं भाड़े के घर में रेंट पे कर रहा हूं, तो मेरे को 80 में डिडक्शन मिलता है। इसको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बेटा मेरे को बोलो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा मालूम है? उसका खुद का सेम सिटी में क्या है? घर है। क्या है? तो वहां पे एक नोट लिखा था कि अगर उसका घर, उसके वाइफ के नाम से घर या माइनर सन के नाम से घर सेम सिटी में होता है तो डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो इसका भी अपने को नोट लिखना पड़ेगा। सिंस डॉक्टर निरंजना इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सिंस शी इज ओइंग अ हाउस प्रॉपर्टी इन सूरत। हाउस प्रॉपर्टी इन सूरत। यस और नो? इज इट क्लियर? चलिए, तो ये भी आपको ध्यान। बट बेटा रेंट पेड अपन ने किया है, ये खर्चा अलाउड है कि डिसअलाउड है? तो यहां पे हम लोग ऐड करते हैं सर रेंट पेड। रेंट पेड कितना पे किया? फॉर रेसिडेंशियल पर्पस 30,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर, ये हो गया। फिर आगे लिखा है क्लिनिक इक्विपमेंट्स आर 1 अप्रैल 24 को 5 लाख का परचेज किया था। फिर अपन ने बेटा 2 लाख का इसको अपन क्यों कर रहे हैं? फॉर दी डेप्रीसिएशन। फॉर दी, तो यहां पे हम लोग माइनस कर देंगे सर डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन आया? 90,000। तो इसका आपको नोट लिखना है, नोट नंबर 2। 1 किसके लिए था? रेंट। कि आपको HRA सॉरी 80 का डिडक्शन मिलेगा नहीं। सुना विधान से। नोट 1। नोट 1 में क्या लिखेंगे सर? नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 will be allowed, will be allowed since assessee owned house property in बराबर। अभी नेक्स्ट आते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर, ये किसके लिए? डेप्रीसिएशन। यहाँ पे हम लोग आते हैं सर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। अगर आपको सेक्शन आता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अंडर सेक्शन 32 फॉर दी असेसमेंट ईयर 25-26 बराबर। सबसे पहला क्या आता है? ओपनिंग WDV। ओपनिंग कितना दिया आपने को सर? 5 लाख। इस पे आपको पूरा 15% आ जाएगा 75,000। फिर बेटा आपने 7 दिसंबर 2024 को क्या किया? आपने परचेज कितना किया? अपने 2 लाख। यहाँ पे कितना आएगा? 7.5%, 15,000। टोटल आपका डेप्रीसिएशन कितना बनता है? 90,000। तो दिक्कत हो आपने को। उसके बाद सर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हो गया। फिर आगे आते हैं, सी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ फ्रॉम अ फुल क्योर हॉस्पिटल। फ्रॉम अ
विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेडिकल चार्ज। तो बेटा ये कहाँ पे आएगा, सैलरी हेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सर सैलरी फ्रॉम फुल क्योर हॉस्पिटल कितना आएगा, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना मिल जाएगा 50,000। बाहर सीधा कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है अपने को, समझा। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे, जो आपको दिया दैट इज रेंट, रेंट रिसीव, ये भूल गए थे बेटा, रेंट रिसीव है कितना है 27, कितना आपका, और आपको जीए भी कितना दिया है 27। तो अभी अपन यहाँ पे आते हैं सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू कितना दिया है 20, माइनस हम लोग क्या करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। अरे बेटा मेरे को आपको रेंट रिसीव्ड कहाँ पे दिया है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के क्रेडिट में, बिजनेस प्रोफेशन के, तो वहां से मेरे को हटाना, तो मैं माइनस कर दूंगा रेंट रिसीव्ड, रेंट कितना है आपका 27,000 बराबर। और उसने ये भी लिखा है कि सर हमने म्युनिसिपल टैक्स को कहाँ पे लिख दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यानी खर्चे में लिख दिया था। तो क्या ये खर्चा बिजनेस का है कि हाउस प्रॉपर्टी का है, तो यहां से हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे ऐड, तो यहाँ पे ऐड करते हैं सर म्युनिसिपल टैक्सेस 2000, और ये म्युनिसिपल टैक्सेस अपन माइनस कहाँ से करते हैं सर, यहां से माइनस किया, अपना नेट एनुअल वैल्यू कितना आता है 25,000, इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला कौन सा आता है 24A, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 7,500। क्वेश्चन में किधर भी आपको सर इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये कितना आएगा 17,500, 17,000, कोई दिक्कत है अपने को। चलो, कोई दिक्कत है अपने को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर, फिर देखो सैलरी वाला ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके बाद ये डिडक्शन है, ये क्या आपकी, तो अपन बाद में देखेंगे बराबर जब अपना जीटी आएगा। अभी आ जाओ बेटा प्रॉफिट लॉस के अंदर, पहला इनकम साइड में आते हैं, ये अपना ये कुछ नहीं करना है, ये बेटा कहाँ का है आईएफएस कहाँ का है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, उसको सबसे पहला माइनस कर देंगे, माइनस करते हैं सर इंटरेस्ट, सॉरी वहां पे क्या लिखा है इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड 5450, बट बेटा यहाँ पे खाली क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड कितना आएगा 450, यस और नो। आप चाहो तो बेटा नोट नंबर 3 भी लिख सकते हैं, क्या लिखे नोट नंबर 3, एनी interest on income tax will be taxable under IFRS. However, principal amount will not be taxable. Yes or no? चलो ये वाला काम बेटा अपना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये भी बेटा किधर आता है आईएफओएस में, तो यहाँ से हम लोग हटा देंगे, माइनस कर दो यहाँ से डिविडेंड
यूनिट्स ऑफ यूटीआई कितना था 10,500, तो यहाँ पे कितना आएगा 10,500। उसके बाद सर फिर चलो 10,500। उसके बाद विनिंग फ्रॉम गेम शो, तो बेटा यहाँ पे अपने 35 दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा विनिंग थर्टी। चलो 35 यहाँ पे लिखते हैं सर विनिंग फ्रॉम थर्टी फाइव, सॉरी ग्रॉस लिखेंगे 50,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है सर रेंट का कामकाज हो चुका है, ये अपना क्रेडिट साइड हो गया अच्छे से बराबर। उसके बाद में सर डेबिट साइड में आते हैं सर मेडिसिन कंज्यूम बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद में सर स्टाफ सैलरी बिजनेस का है। उसके बाद में क्लिनिक बिजनेस रेंट पेड ये भी सब कुछ अपने प्रॉपर लिखा बराबर, कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यस और नो, क्लियर है अपने को? चलिए सुनाई ध्यान से। 3,04,450 ये IFO से आपका IFO का रोल आपका आएगा 60,950। अभी आप टोटल मारो, आपको क्या आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। $4,22,000। चलिए बेटा एक बार सबको ऐड कर लो, 40,000 सब लोग, मैं 17,500 प्लस आपका आएगा 3,04,450 एंड प्लस आपका आता है सर 60,950, तो आपका आएगा 422,900। तो बेटा इसमें से अपने को माइनस क्या करना है डिडक्शन, माइनस क्या करना है डिडक्शन। चलिए यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं सर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सबसे पहला आएगा 80C। क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो आपको 80C का डिडक्शन किधर दिया, यस ट्यूशन फीस कितना पे किया अपन ने 1,00,000, तो यहाँ पे आपको आएगा सर आपने क्या पे किया है, कितना पे किया है 1,00,000, तो ये 1,00,000 अपन माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर आपका 80D भी है, मेडिक्लेम आपने देखो उसने पे किया ये रहा 28,000, तो मेडिक्लेम भी अपन माइनस कर देंगे मेडिक्लेम 28,000। उसके बाद आपका 80 कौन सा है सर ई फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 55,000, क्या आएगा 1,73,000, 1,83,000 माइनस 1,83,000, 2,09,000, दैट इज योर टोटल। ये अपन ने कौन सा फॉलो किया एज पर ऑप्शनल टैक्स रीजिंग, एज पर। अभी ये नोट भी अपन ने लिख दिए, तो अगर जितना आप नोट लिखोगे उतना बेटा आपको मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखना ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सबसे पहला अभी मेरे को अपन जो सेम फॉलो कर वही करेंगे। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से क्या करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर ग्रॉस टोटल इनकम एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम 4,22,900। अभी वो चीजें हटानी है जो अपने को सर अलाउड नहीं है। तो अगर एक एक करके हम लोग जाएंगे तो बेटा आधे को ये जो 115 बीएससी है तो आईएफओएस में तो सब मिलता है, खाली एमपी एमएलए के अलावेंसेज उनको छोड़ के बराबर, बाकी 1032 माइनर का जो अपना 1500 का वो छोड़ के, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना तो बेटा मेरे को प्रॉफिट एंड गेन में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो अपने को सर 115 बीएससी में अलाउड नहीं हो, यानी बट समझे ये। अभी मैं आपको वापस समझाता हूँ। बिजनेस हेड के अंदर खाली अपने को सबसे पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आपने सेक्शन 35 में आउटसाइड एजेंसी को कोई अमाउंट पे किया है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो फिर आपको था 35 एडी 35 दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस, इनका आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे ऐसा कोई वो चीज है नहीं है, यस और नो। हाउस प्रॉपर्टी में अपना कोई लॉस नहीं है, अगर लॉस होता तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता नहीं है। उसके बाद सर हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम यहाँ पे 50,000 है तो 115 बीएससी में कितना आपका 75। तो सबसे पहला काम करना है ऐड स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। कितना आता है बेटा आपका 50,000 और लेस कर देंगे सर स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर 115 बीएससी, कितना आ जाएगा 70। कोई दिक्कत है अपने को? अभी एक बार बेटा अपन क्वेश्चन में आएंगे ना तो मैं बोला यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, अमाउंट पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड, कैन आई से दैट इज द पेमेंट ऑफ आउटसाइड एजेंसी? अरे यस और नो। और इफ यू आर टेकिंग अ 115 बीएससी तो आपको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ये खर्चा अपन ने लिख लिया है तो क्या हो जाएगा एड पे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं सर एड अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। कितना होगा ऐड? 1,50,000। होप सो सब कुछ सही हो गया है, ऐड कर लो 5,47,900, दैट इज योर टोटल इनकम, टोटल बाय। कोई दिक्कत है अपने को? समझा अपने को? चल सुने ध्यान से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो बेटा मैं रीड करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। Miss Purvi, aged 55 years, is a chartered accountant in a practice. She maintain her account on cash basis. कैसे फॉलो करते हैं? अभी याद रखना सर, कैश बेसिस जो है ना वो खाली दो ही हेड फॉलो कर सकते हैं, एक बिजनेस एंड प्रोफेशन और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बराबर। Her income and expenditure account for the year ended 31st March 2025 read as follows, बराबर। सही पूरा डिटेल दिया हुआ अपने को। अभी कैश बेसिस फॉलो कर रहा है ना, मतलब बिजनेस हेड में अगर उसने कोई भी खर्चा 24-25 में क्या करा है पे, क्या किया अपन ने,
भले ही वो कौन से भी साल का हो, अपन यहाँ पे माइनस करेंगे, बराबर। और कैश सिस्टम में अगर बिजनेस या आईएफओएस में कोई भी इनकम आई है, भले वो कौन से भी साल की हो, जब आई है तब रिकॉर्ड करेंगे, बराबर। खाली 2 हेड के लिए, बाकी 3 हेड छा के भी कैश सिस्टम फॉलो करेंगे नहीं, उनको हमेशा मर्केंटाइल पे टैक्स भरना है, यस और नो। आगे बेटा नीचे आपको दिया हुआ अलाउेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और मोटर कार कितना है, 15%। कितना आपका, तो ये अपने को आइडिया है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम अ क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। सर उसने क्लाइंट का कुछ काम किया रहेगा, तो क्लाइंट ने उसको खुश होकर कितना दिया है, 10,500। कितना दिया, 10,000। तो बेटा मेरे को बोलो, ये अपना बिजनेस इनकम हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी गिफ्ट रिसीव होता है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, ड्यू टू बिजनेस एंड, तो वो टैक्सेबल कहाँ पे होता है सर, बिजनेस में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट में ऐड, प्रॉफिट में ये अपना बिजनेस का क्या है, इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू 2 आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इन पहले अटेम्प्ट में वो पास हो गए, तो उसको हमने क्या दिया, इंसेंटिव। क्या दिया उसको हमने, तो बेटा अगर ऊपर देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, बराबर। तो अगर वो ये खर्चा कौन सा है, बिजनेस, कौन सा खर्चा है, तो ये खर्चा आपका अलाउड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2,000 फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 24 टू 30 सितंबर 25। यानी वो क्या बोलता है, हमने कार का रिपेयरिंग का खर्चा किया है, जो खर्चा कौन से साल से कहाँ तक का था, 1 अक्टूबर 24 से लेके 30 सितंबर। बेटा इसके अंदर 2 साल इंक्लूड है, पहला 24-25, दूसरा 25-26। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ने पेमेंट 2024-25 में किया है और अपन कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कैश सिस्टम। तो मैं इसको पूरा डिडक्शन करूंगा, और आपने लिखा है तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैलरी इंक्लूड 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। सैलरी के अंदर बेटा ये जो सैलरी अपन ने पे करा है, उसके अंदर 30,000 किसका है सर, एक ऐसे बंदे का जो बेटा पूर्वी को असिस्ट कर रही है इन प्रोफेशनल असाइनमेंट, इन प्रोफेशनल। तो मेरे को एक चीज बोलो सर, ये कैश में पे किया तो ये खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। क्या हो जाएगा। उसके बाद द ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ 32,000 विद विच वाज द आरबीआई नॉर्म, विच वाज द, अपन ने ट्रेवलिंग खर्चा किया है वो आरबीआई के अनुसार ही अपन ने किया है, तो वो खर्चा आपका अलाउड है, आपने लिखा है, बहुत अच्छा काम है, कुछ भी आपको एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ द डिपेंडेंट ब्रदर। बेटा डिपेंडेंट ब्रदर 80D के अंदर रिलेटिव नहीं माना जाता है। आपके 80D के अंदर आपके 2 ही लोग रिलेटिव, पहला सेल्फ स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, और यहाँ पे पेरेंट्स। भले डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो डिपेंडेंट ब्रदर बेटा आपका रिलेटिव माना नहीं जाएगा। उसके बाद मूविंग फर्दर आगे लिखा है सर, एंड सन मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट ऑफ 5,000 and 10,000 पेड इन कैश, पेड इन। अगर आपने मेडिकल प्रीमियम कैश में पे किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन। तो बेटा सबसे पहला डिपेंडेंट ब्रदर तो वैसे भी रिलेटिव नहीं माना जाता, तो उसका तो आप कैश में करो नहीं करो नहीं मिलेगा। बट आपने दूसरा किसका पे किया, मेजर सन, डिपेंडेंट है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन अपने क्या होते हैं, रिलेटिव। क्या होते हैं अपने, क्या होते हैं अपने। तो अगर आपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का क्या करा है, पे क्या किया आपने, तो वो आपको डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आपने कैश में पे किया तो मिलेगा, बट एक याद है ना, अगर आपने क्रॉस पे चेक में पे किया तो मिलेगा, ये अपने लिखवाया हुआ है, यस और नो। तो ध्यान रखना, अगर आपने मेडिकल प्रीमियम कैसे पे किया है, क्रॉस पे चेक, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग, उसने अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, एनएससी। तो अगर आपने एनएससी में इन्वेस्ट किया है तो आपको 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर एटीसी, अंडर एटीसी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। She has paid a 70,000 towards the advance tax, towards the एडवांस टैक्स। अपन टैक्स निकालेंगे उसके बाद में माइनस होता है, बराबर, यस और नो। इसका बिजनेस इनकम पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, यस और नो। अभी यहाँ पे आते हैं सर क्रेडिट साइड में, जो चीज क्रेडिट से हटानी क्या कर देंगे, जो चीज डेबिट से हटानी है क्या कर देंगे, ऐड, यस और नो।
चलिए फीस एंड बिजनेस का कोई करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ये बेटा इधर का है कि आईएफओएस का है, तो यहां से हटाएंगे आईएफओएस में ऐड कर लेंगे बराबर। इनकम फ्रॉम यूटीआई इधर का है कि आईएफओएस का है। ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स इधर का है कि आईएफओएस का है, आईएफओएस का, तो यहां से हटाएंगे फिर वहां पे ऐड कर लेंगे। रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट इधर का है कि हाउस प्रॉपर्टी का, तो इसको हम लोग यहाँ से माइनस के कहाँ पे लेके जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी आते हैं डेबिट साइड, ये भी बिजनेस का खर्चा है, ये भी बिजनेस का है, इंसेंटिव बिजनेस का है, ऑफिस रेंट बिजनेस का है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का है, मीटिंग्स एंड बिजनेस का है, परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज बेटा 80,000, क्या ये बिजनेस का है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का असेट है, इसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करेंगे। और सिंस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया कभी परचेस किया, तो हम लोग यही समझेंगे 180 डेज से ज्यादा क्या हुआ है यूज बराबर, तो फुल डेप्रिसिएशन क्या होगा चार्ज। रिपेयर मेंटेनेंस और कार ये भी मिल जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये भी मिल जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो बेटा ये डिडक्शन कहाँ का है, हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख के काम अच्छा किया कि बुरा किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस अलाउड, क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बराबर, तो ये आपको बहुत अच्छे से घर पे करना है, और एक बार नहीं आपको कितनी बार करना है, 3 बार, कितनी बार करना है 3 बार। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, मिस्टर राजीव एजड 50 ईयर्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट furnishes you the receipt and payment account for the financial year 24-25। अभी सबसे पहला क्या दिया आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्या दिया आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी मेरे को बोलो जब भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट देंगे ना, बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आपको नेट प्रॉफिट कभी नहीं दिया जाता। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। जब मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो मैं इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर नहीं सकता, तो आपको बेटा यहाँ पे हमेशा मेथड कौन सा फॉलो करना है, डायरेक्ट मेथड। कौन सा करेंगे हम लोग, यानी हम लोग बिजनेस इनकम लेंगे, उसमें से बिजनेस एक्सपेंस क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत है अपने को, सुने ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी अपना काम का नहीं है। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस, फीस फ्रॉम, बेटा उसका काम मतलब ये क्या, उसका बिजनेस इनकम। अभी रेंट कौन सा आपका आगे देखते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का मोस्ट ऑफ रहेगा, तो ये आपका कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मोटर कार लोन, अभी लोन लेने से बेटा लोन इज नॉट अ इनकम, ये खाली उसने, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कैश मिला वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जितना भी कैश गया वो रिकॉर्ड करते हैं, भले वो कैश कैपिटल है रेवेन्यू हो, तो ये लोन उसने किया, अपना इनकम नहीं है। अगर पेमेंट साइड में जाते हैं, स्टाफ सैलरी बोनस एंड स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क, ये आपका क्या, बिजनेस का एक्सपेंस है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी क्या आपका बिजनेस का। ऑफिस रेंट भी कौन सा आपका, बिजनेस का। आगे लिखा है सर, हाउसिंग लोन रीपेड टू एसबीआई इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 88,000 बराबर। बेटा पहले समझते हैं टोटल कितना पे किया है, 1,88,000, ये टोटल है। इसके अंदर कहना है से 1,88,000 के अंदर आपका प्रिंसिपल और क्या आपका, उसमें अंदर आपका इंटरेस्ट कितना है 88,000 और प्रिंसिपल कितना आपका, तो बेटा प्रिंसिपल तो मिलता है डिडक्शन 80C के अंदर। 80C में अपना पॉइंट नंबर 7 है, वहां पे लिखा है कि प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर आपने हाउसिंग लोन का किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाता है, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा 24B, 24B के अंदर मिल जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड, कितना आपने प्रीमियम पे किया 24,000, ये कहाँ पे आएगा 80C में। अभी मोटर कार, बेटा मोटर कार बिजनेस का एक्सपेंस है या बिजनेस के, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा अपने को, डेप्रिसिएशन। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड वाइफ पेड बाय अकाउंट पे चेक, ये कहाँ पे मिलता है 80D के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। बुक्स पे क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर पे क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक ड्राइंग कितना है 2,72,000, ये अपना बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस। अगर बिजनेस का इनकम निकालने के लिए अपने को क्या करना है सर, बिजनेस का इनकम लेना है और बिजनेस का एक्सपेंस लेना है, तो आपको बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। आगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये क्या आपका 80C के अंदर मिल जाता है। मोटर कार मेंटेनेंस, ये क्या आपका बिजनेस का एक्सपेंस, और क्लोजिंग कैश बैलेंस पे टैक्स लगता नहीं है। आगे दिया है सर, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ही ऑक्यूपाई 50% ऑफ द बिल्डिंग for own residence and let out the balance for residential use at a monthly rent of 5,000 बराबर। यानी वो क्या बोलता है सर, जो घर है ना
वो घर का 50% क्या है, एसओपी, 50% क्या है। तो कहना है इसे जो अपना 88,000 इंटरेस्ट था वो 44 किसके लिए हो जाएगा, एंड 44 किसके लिए हो जाएगा, एलओपी। यस और नो। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 1997 1998, यानी अपने लोन भी कभी लिया रहेगा बिफोर 1 अप्रैल 1999। तो यहाँ पे 44 नहीं मिल के कितना मिलेगा आपको, 30,000। इफ यू लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, इवन वॉट एवर पर्पज, आपको इंटरेस्ट का मैक्सिमम डिडक्शन एसओपी में कितना मिल जाएगा, 30,000। मोटर कार वॉज पुट टू यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पज। बेटा ये मोटर कार सैली हेड की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेटा बिजनेस की बात कर रहा है कि मोटर कार जो है ना वो अपन बिजनेस के लिए भी यूज करे एज वेल एज पर्सनल पर्पज के लिए भी क्या करे यूज। 1/5 ऑफ द मोटर कार यूज इज फॉर पर्सनल पर्पज। बेटा टोटल आपका मोटर कार में से 1/5 किसके लिए हो रहा है, पर्सनल पर्पज। तो बाकी 4/5 क्या है आपका। तो जैसे बेटा ये मोटर कार मेंटेनेंस का खर्चा है 10,000, इसमें से बिजनेस का एक्सपेंस कितना होगा, 4/5 होगा ना। तो 10,000 का 4 भी कितना आता है, 8,000। कितना आता है, तो अपन बिजनेस एक्सपेंस खाली कितना माइनस करेंगे, 8,000। यस और नो। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट एज ऑन 1 अप्रैल 24 आर गिवन बिलो। फर्नीचर 80,000, प्लांट मशीन 80,000, कंप्यूटर 50। बेटा ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दिया है ताकि हम लोग इसके ऊपर क्या निकाल सके, डेप्रिसिएशन। मिस्टर राजीव फॉलो रेगुलरली द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मिस्टर राजीव क्या फॉलो कर रहा है, कैश सिस्टम। इसका मतलब याद रखना, कैश सिस्टम मतलब जब भी पैसा जाएगा तब रिकॉर्ड करना है, जब भी पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे एक लिखा है नो कार लोन इंटरेस्ट वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अपन ने कार लोन लिया था, उसका अपन इंटरेस्ट ये साल पे नहीं किया, और बेटा अपन फॉलो कौन सा कर रहे हैं, कैश सिस्टम। तो जब पे करेंगे वो साल में लेस करेंगे। ये सुनो, ये साल में कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत। अभी मेरे को बोलो सर कैश सिस्टम खाली किन के लिए होता है सर, एक तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो उन्होंने ये क्या बोला है कि सर उसको महीने का रेंट कितना आता है, 5,000। कितना आता है, तो 12 महीने का रेंट कितना आएगा। जबकि बेटा रिसीव साइड में रेंट कितना लिखा है, 50,000। कितना लिखा है, आपको रेंट 60,000 आने वाला था, आपको रेंट आया कितना, रिसीव 50,000। और किधर भी अनरियलाइज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब 10,000 आपको अगले साल मिल गया रहेगा बराबर। बट बेटा मेरे को बोलो हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या हम लोग कैश सिस्टम फॉलो कर सकते या नहीं कर सकते। तो हमको पूरा टैक्स किस पे भरना पड़ेगा, 60,000 पे। 50,000 भरेंगे नहीं। इज इट क्लियर नॉट। ये 50,000 हम लोग खाली किस, अगर हाँ बिजनेस हेड का कोई इनकम होता तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कितना करते, 50,000। कितना करते हम लोग। बट क्या ये इनकम बिजनेस का है कि दूसरे हेड का है, तो इसके लिए वहां पे मर्केंटाइल सिस्टम ही क्या होगा, फॉलो। अगर क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट होता तो आपको क्वेश्चन क्लियरली देता, तो यहाँ पे कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है। तो जब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो इतना तो मेरे को रियलाइज हो गया कि आपके पास दो हेड का इनकम दिया, पहला हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। और यहाँ पे बेटा कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं अपन, कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम ऑफ। चलिए तो दो हेड तो कैश सिस्टम फॉलो करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटेशन टोटल इनकम मिस्टर राजीव सबसे पहला कौन सा आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बराबर। दूसरा आपका जो है, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, दूसरा आपका है प्रॉफिट एंड गेन
प्रोफेशन। अभी प्रॉफिट एंड गेन यहाँ पे कैसे निकालना है सर? आपको बहुत सिंपल, बिजनेस का इनकम क्या करना है, लेना है, और उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंस हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ये सुन लो, अभी सुनना। सबसे पहला मेरे को बोलो, इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आपके दो पार्ट है। पहला कौन सा है सर? एसओपी। दूसरा कौन सा आपका? एलओपी। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है? जीरो। क्या होता है? नील या जीरो। यहाँ पे नील है, उसमें से माइनस हम लोग खाली क्या करेंगे, 24B, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका तुमको क्या लिखना है, नोट नंबर 1 बराबर कितना आएगा सर? 30,000। कोई दिक्कत अपने को? बराबर। अभी सुनना, फिर आपका पॉइंट नंबर जो बी है, दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। कौन सा आपका? लेट आउट प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं दिया, मतलब बेटा आपका सीधा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा सर? 5,000 रेंट आ रहा था, 5,000 इंटू 12 कितना होता है? 60,000। उसमें से माइनस हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल, क्या क्वेश्चन में कोई भी म्युनिसिपल टैक्स दिया है? तो आपको क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 60,000। उसमें से माइनस करते हैं 24A एंड माइनस करते हैं 24B। 24A आपकी बात करता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना आएगा? 24B किसकी बात करता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बराबर। यस और नो? चलिए, ये कितना आपका 44,000। कितना आपका 40? चलो इसको लेस करो, कितना आएगा सर? 2,000 नेगेटिव। 2,000। तो आपका टोटल इनकम क्या आ जाएगा? लॉस 32,000 नेगेटिव। कोई दिक्कत है अपने को? समझा अपने को? चलिए अभी बेटा हम लोग प्रॉफिट एंड गेन वाली बातें करते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड, सबसे पहला मेरे को बोलो, आपका बिजनेस इनकम कौन सा है? फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस। फीस फ्रॉम, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहला सर, फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज। आपको अमाउंट कितना दिया? 59,38,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 59,38,000। बाकी आप बेटा कुछ भी देख लो, ये आपको नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका इंटरेस्ट अपन ने ये साल में पे नहीं किया है, और अपन कैश सिस्टम फॉलो करें तो वो भी आपका आएगा नहीं। अभी आते हैं हम लोग बिजनेस के एक्सपेंस साइड। क्या पहला खर्चा बिजनेस का स्टाफ सैलरी? यस सर, ये बिजनेस कुछ नहीं दिया तो मतलब कौन सा आपका बिजनेस का एक्सपेंस? तो यहाँ पे लिखते हैं स्टाफ सैलरी। कितना अमाउंट दिया आपने को सर? 21,50,000। 21,50,000। यस और नो? उसके बाद बेटा दूसरा आपका खर्चा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अदर 11,48,000। 11,00,000 बराबर। उसके बाद बेटा आपको दिया हुआ है ऑफिस का रेंट। कितना है? 30,000। तो यहाँ पे आएगा ऑफिस रेंट, दैट इज 30,000। उसके बाद आपको दिया है सर हाउसिंग लोन। तो ऑब्वियसली अपन ने 88 का तो ट्रीटमेंट कर दिया, 1 लाख कहाँ पे मिलेगा? 80C में। तो जब अपन ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे उसमें से अपन 80C क्या कर देंगे? माइनस। लाइफ इंश्योरेंस ये भी 80C में आएगा। मोटर कार, इस पे क्या मिलेगा अपने को? डेप्रीसिएशन। मेडिकल प्रीमियम कहाँ पे आएगा? 80D में। बुक पे क्या मिलेगा? डेप्रीसिएशन। कंप्यूटर पे क्या मिलेगा? डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक ड्राइंग नहीं आएगा। पीपीएफ पे क्या मिलेगा? डिडक्शन। मोटर कार मेंटेनेंस। मोटर कार, यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, मोटर कार मेंटेनेंस कितना खर्चा है? 10,000। बट बेटा मोटर कार बिजनेस पर्पज के लिए कितना यूज हो रहा है? 4/5 ही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अपना
मोटर कार का एक्सपेंस कितना आ जाएगा 8,000। अभी खाली अपना पार्ट कौन सा बच गया है, डेप्रीसिएशन। सुनना, अभी अगर क्वेश्चन आप बेटा ढंग से पढ़ोगे ना तो अपन ने असेट को क्या किया है, एक्वायर क्या किया अपन ने, और क्वेश्चन के एंड के अंदर आपको असेट का ओपनिंग डब्ल्यूडी दिया, किधर भी सेल्स दिया हुआ, तो जो फॉर्मेट वाला काम है ना, ओपनिंग, एड, परचेज, लेस सोल्ड, ये कभी करना है जब आपको असेट में क्या दिया, सेल्स क्या दिया आपको। अगर क्वेश्चन में असेट नहीं बेचा है तो आपको बहुत सिंपल काम करना है कि आपको उसको एक एक को असेट को पकड़ो, उसका डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर लिख दो, बराबर। चलो सबसे पहला बेटा ओपनिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग कितना दिया अपने को, 60,000। यहां पे मैं लिखता हूं सर फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग 60,000 है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएट कितना है, 10% है, तो कितना आ जाएगा 6,000, कितना आ जाएगा, बराबर, यस और नो। उसके बाद सर प्लांट एंड मशीन कितना आपका 80,000, तो प्लांट एंड मशीन पे रेट कितना है 15%। उसके बाद सर फिर आपको दिया हुआ है कंप्यूटर्स, उस पे 40% है, तो यहां पे हम लोग आते हैं कंप्यूटर्स 40,000 इंटू 50,000 कितना आ जाएगा 20,000। तीनों असेट का अपन चार्ज किया, ऊपर देखते हैं अपन असेट परचेज किया है। सबसे पहला कौन सा परचेज किया है सर, मोटर कार, कभी परचेज किया, जैन 2025, मतलब बेटा किसकी बात कर रहा है, हाफ डेप्रीसिएशन। यहाँ पे आते हैं हम लोग, सर आपने क्या परचेज किया है, मोटर कार, मोटर कार 4 लाख, चलो इस पे कितना आ जाएगा 7.5%। पर बेटा मोटर कार अपन पूरा यूज कर रहे हैं कि 4/5 यूज कर रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन भी अपन 4/5 माइनस करेंगे, कितना आता है 25,500। उसके बाद मेरे को बोलो मोटर कार अपना हो गया, फिर अपन नेक्स्ट आते हैं सर बुक्स बॉट, बुक्स बॉट ऑन 1 जुलाई 24, तो बुक्स पे कितना आता, और 1 जुलाई मतलब फुल आ जाएगा 20,000 का 40% बुक्स। 8,000। उसके बाद में सर कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1 नवंबर 24, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग कंप्यूटर 30,000 का कंप्यूटर है, इंटू 20% कितना आ जाएगा 6,000। डोमेस्टिक ड्राइंग नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया। चलो अभी बेटा जितना भी आपको दिया उसको अपने को एडलेस करना है, चलिए फटाफट 59 25,24,500। अभी ऊपर आपका 32,000 का लॉस है, और अपन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस से माइनस कर सकते हैं, चलो माइनस कर दो, तो आपका आएगा ग्रॉस टोटल इनकम 24,92,500। उसमें से माइनस कर दो डिडक्शन। सबसे पहला आपका एटीसी है, तो एक बार जाते बेटा एटीसी में, जहां तक मेरे को याद है पहला था हाउसिंग लोन रीपेमेंट, 1 लाख। उसके बाद दूसरा था आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितना था आपको देखो नीचे दिया रहेगा 20,000, कितना दिया अपने को 20,000, यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 20,000। फिर बेटा आपको ऊपर LIC भी था 24,000, यहाँ पे कितना आएगा सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000, बराबर, इतना टोटल बाहर कितना आएगा 1 लाख। उसके बाद ATD क्या था, मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल प्रीमियम, उसने मेडिकल प्रीमियम कितना पे किया सर 18,000, तो आपको पूरा 18,000 मिल जाएगा, बराबर।
अभी एक बार अपन वापस देखते हैं क्या कुछ बच तो नहीं गया। लाइफ इंश्योरेंस डिडक्शन हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक बार वापस सब चेक कर लो, कोई बचा नहीं। ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये भी हो गया, मोटर कार होगा, कैश बैलेंस की जरूरत नहीं है। ये भी अपन बात कर ली, ये भी बात कर लिया, ये भी बात कर ली, बराबर। फिर आते हैं डेबिट साइड के अंदर, ये भी जरूरत नहीं है, ये हो गया, और ये अपने को लेने की जरूरत नहीं है। सुना, एक काम करो बेटा, माइनस करते हैं। दैट विल बी योर टोटल इनकम। फटाफट सब लोग माइनस करो। -1,44,000 और -18,000, 23,30500। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। क्या आएगा आपका टोटल इनकम। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना बेटा, ये पूरा आपका 8 नंबर वाला क्वेश्चन किसका है, सैलरी। किसका, आपका सैलरी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएगा होमवर्क। बस ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को आपको घर पे एटलीस्ट 3 बार करना है। 9th वाला क्वेश्चन पूरा सैलरी वाला है, ये भी आप घर पे 3 बार करना है। 10th वाला आपका होमवर्क है, सब सैलरी वाले है, ये होमवर्क है। और ये अपन ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड किया हुआ है एएमटी के हिसाब से क्वेश्चन का, तो वो आप वहां पे देख लेना। छोटा है उससे, बट ये देखने से पहले आपको एएमटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बराबर। तो वो आप देख लोगे तो एएमटी के प्रोविजंस बहुत सिंपल है। अगर आपने 35 एडी, फिर आपने अगर 80 डबल जे डबल ए, उसके बाद में 80 क्यूक्यूबी, 80 आरआरबी में डिडक्शन लिया है, या फिर आपने सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन लिया है, तो वो केस पे आपको एएमटी के प्रोविजंस क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल। तो वो आपको देखना है, बराबर। तो ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ, यस और नो। इसको हम लोग एक बार घर पे वापस क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, और फिर आपको पूरा का पूरा ध्यान देना, आपको खाली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो आप प्रोविजंस पूरे पढ़े हैं वो आपके प्रोविजंस होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप ये चैप्टर करने बैठोगे तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर जो अपने पढ़े, मैं आपको एक कैटेगरी के चैप्टर वापस मार्क करवा देता हूँ, आप लिखवा देता हूँ, लिख लो उसको। जो आपको एग्जाम में बिना कुछ कहे करके आना, पहला सैलरी, दूसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन, तीसरा आपका है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को बेटा मैं आपको 5 स्टार देंगे, बिकॉज इसके अंदर सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके आना है। फिर आपका कौन सा है, डिडक्शन। फिर आपका है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। रीजन बीइंग इसके अंदर से आपको 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दैट इज योर ए कैटेगरी, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। उसके बाद जो भी कैटेगरी हो, बी कैटेगरी है। फिर एक सी कैटेगरी चैप्टर है, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आरओआई। ये आप नहीं करके जाओगे तो भी चलेगा, बट इसके अंदर इतना तो पढ़ के जाना जो सेक्शन में लिख रहा हूं। 139(1) रिटर्न कभी फाइल करना है। फिर आपका 139(3) लॉस रिटर्न कभी फाइल करना है। 139(4) बिलेटेड एंड 139(5) रिवाइज रिटर्न। एटलीस्ट 4 छोटी सेक्शंस आपको पढ़ के जानी है, उतना कर लो, बाकी कोई भी आपको वहां से करने की जरूरत नहीं है। ये आपके ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स है, और आपको सी कैटेगरी में से खाली क्या पढ़ना है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया, यस और नो। तो ये पूरा अच्छे से कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने कंप्यूटेशन के क्वेश्चन अच्छे से करोगे उतना अच्छा है। और मैंने एक और वीडियो लास्ट टाइम जैन 25 के लिए बनाया हुआ था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, बिकॉज इतने सारे चेंजेस नहीं है, तो वो भी आप देख लोगे तो आपको आइडिया आएगा और क्वेश्चन कैसे आते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो ये पूरा अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड जो भी करोगे अच्छे से करोगे। डू योर हार्ड वर्क, एंड भगवान आपको सब कुछ देगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। चलो, बाय बाय।